लेकिन जब आपका यू में होगा तो आपको बस 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। जैसे ओके। मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि डेल्टा एम जो आया वो आया आपका 0.53 यू। ठीक है। अब ये देखिए ये यू में एटॉमिक मास यूनिट में। तो हम्म। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आप सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.53 इंटू 931.5। तो ये आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर हुआ? अगर आपका डेल्टा एम जो है मान लीजिए वो केजी में है, सम केजी में है, मान लीजिए 300 kg है या 300 ग्राम्स है कुछ है, तो आपको जब ये निकालना होगा बाइंडिंग एनर्जी तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर, यानी 300 इंटू सी स्क्वायर। तो जब केजी में होगा डेल्टा, नॉर्मली इस चैप्टर में सारा मास जो है वो यू में होगा, तो आप बस उसमें 931.5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी सर, ठीक है। तो हो गया। हो गया। ओके। और हम लोग बात कर रहे थे साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है कि ये होता है आर इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। तो जब हम इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो ये आर नॉट आता है, और ये आर नॉट कितना होता है? ये आर नॉट होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या 1.2 फेम्टोमीटर। तो ये है आपका आर। तो आपका जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है वो इस तरीके से वैरी करता है। अगर हम निकालें डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका? मास बाय वॉल्यूम। हम्म, यही होता है ना डेंसिटी। हाँ सर। अब मास जो है वो न्यूक्लियस का मास क्या होता है? मास नंबर। मान लीजिए मास नंबर आपका, ये मास नंबर के लगभग इक्वल होता है नहीं? और हाँ जो सर। वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई पाई आर। आर। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4/3 और पाई, और आर जो है वो क्या है? आर नॉट ए 1/3 है, और इसका हमने कर दिया क्यूब। तो ये क्या क्यूब क्या है? पावर 1/3। तो ये आ गया A/4/3 पाई आर नॉट का क्यूब, और ये ए 1/3, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो खाली है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। आपका जो रो आया वो आया आपका, वही आया, मतलब आर नॉट तो है कांस्टेंट। आर नॉट तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है 1.2। तो ये आपका 3/4 पाई आर नॉट क्यूब, जो कि रो नॉट है कांस्टेंट। तो डेंसिटी जो होता है न्यूक्लियस का वो क्या रहता है हमेशा?
हम्म। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट रहता है, वेरी नहीं करता। साइज वेरी करता है, लेकिन डेंसिटी वेरी नहीं डेंसिटी करती। कांस्टेंट रहता है। हम्म। अब इसको नोट कर लीजिएगा। तो हो गया। हो गया। ओके। तो अब हम्म, अब एक चीज हम फिर से याद कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना होता है? 1.0073 यू। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितना होता है? 1.0086 यू। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है 0.00055 यू। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1.0078 यू। ये सब चीज़ें बिल्कुल याद नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी वो कैलकुलेशन आता है ना मास डिफेक्ट का, तो मास डिफेक्ट क्या होता है? ये होता है ZmH प्लस A माइनस ZmN, और माइनस में आपका मास ऑफ एटम है नहीं, या ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये होता है। तो हमें जो है गिवन ये वाला चीज़ होता है, या तो एटम का मास दे देंगे, या अगर न्यूक्लियस का मास दिया है तो ये। और ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है, अगर ये नहीं याद रहा तो कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो इसको बार बार रिहर्स कर लीजिएगा ताकि ये याद रहे। क्लियर है?
जी सर। इसको एक बार और नोट कर लीजिए ताकि बार बार लिखने से याद हो जाता है। ओके। नो- हो गया। ओके। ओके। अब जो है, अब जो है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो आपका है न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के आपने पढ़े हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जब दो आपके न्यूक्लियस जो है कंबाइन करते हैं और एक तीसरा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है। ठीक है। अब ये एनर्जी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे ये एनर्जी? ये एनर्जी निकालने के लिए हम ये एनर्जी जो होता है वो होता है मास ऑफ सी माइनस मास ऑफ ए प्लस बी, या ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा लिखते हैं मैंने। मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी, और इसका सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका ये आपका ए जो है वो आपका बी प्लस सी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर निकालना है एनर्जी तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी, सी स्क्वायर। तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्लियर हुआ? ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं। जी। और ये इसमें क्या यूज़ करते हैं मेनली? जो ए होता है वो होता है यूरेनियम होता है, या और कुछ न्यूक्लियसेस होते हैं। उस पर यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो यहाँ पे कुछ ये रिलीज होता है।
और ये कुछ जो स्मॉल न्यूक्लियस में ये ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सन पे होता है। आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है मिलके हीलियम बनाते हैं। और और क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस। बस इतना ठीक ही है। था इस चैप्टर में। और अब जो है सेमीकंडक्टर्स में बस बता देता हूँ कि क्या क्या है उसमें। ठीक आप है। उस ये देख लीजिएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स। अब नाम से ही क्या पता चल रहा है? हम्म। यानी थोड़े कंडक्टर्स हैं, थोड़े इंसुलेटर्स हैं। हाफ मतलब हाफ। सेम। हाँ हाँ, मतलब बीच का कि हम्म। ये ना तो ये कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बीच का। तो आप देखिएगा कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, उसमें क्या होता है? हम्म। क्या होता है सर? रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर गैस थोड़ी है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें सिलिकॉन चिप होता है, चिप्स होते हैं। अच्छा। हाँ। सेमीकंडक्टर के ही तो बने होते हैं वो। हम्म। तो जितने भी मोबाइल हैं, लैपटॉप है, जितने भी गैजेट्स हैं सब में आपका सेमीकंडक्टर बहुत ही वास्ट यूज है इसका, सेमीकंडक्टर का। और ये इतना बूमिंग और इतना आपका मतलब बिजनेस वाइज और मार्केट वाइज इतना ये क्यों यूज होता है? कोई एक गेस कर सकते हैं आप क्यों इतना यूज होता है? सस्ता होता होगा। सस्ता? सस्ता तो कॉपर भी होता है, सस्ता तो मेटल्स कंडक्टर्स भी होते हैं। हम्म। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है हम करंट को चेंज कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। तो हम्म। अपनी मर्जी के हिसाब से करंट को चेंज कर सकते हैं। जितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए उतना अमाउंट ऑफ करंट हम सेमीकंडक्टर से निकाल सकते हैं। सर वो तो रेजिस्टेंस को भी बढ़ा चढ़ा कम करके वो यूज कर सकते हैं ऐसा। रेजिस्टेंस, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टेंस तो फिक्स होगा ना। जैसे मोबाइल का रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स होगा। अब उसको मोबाइल को रेजिस्टेंस बढ़ा घटा तो नहीं सकते हैं। हम्म। कुछ ऐड right। ऐड करना होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाने या घटाने कुछ कुछ ऐड करना होगा। लेकिन हाँ। क्या है कि जैसे मोबाइल का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, तो अब उसको हम्म। बिना change किए हुए मैं सेमी कंडक्टर के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होगा उतना वो उतना करंट देगा। डीसी है तो आपको वो पर्टिकुलर करंट ही देगा। और आपका एसी है तो वो आपका चेंज होता रहेगा करंट। लेकिन जितने भी डिवाइसेस है वो उसको डीवी डीसी करंट चाहिए। तो हम्म। इसी वजह से अमाउंट ऑफ करंट जो है हम मैनिपुलेट कर सकते हैं सेमी कंडक्टर्स में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यूज होता है इसका। और इसमें अगर हम बात करें कौन से बेसिस पे, जैसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेसिस हो सकता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। तो जो आपका कंडक्टिविटी के मामले में कंडक्टर सबसे ऊपर है। फिर आपका आ गया सेमी कंडक्टर। फिर आ गया आपका इंसुलेटर। तो कंडक्टर की सब कंडक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़्यादा। फिर ये सेमी कंडक्टर, फिर ये इंसुलेटर। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, फिर इसकी। उसी तरीके से हम रेजिस्टिविटी बात करें तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा या कम? हम्म। रेजिस्टिविटी सबसे कम। फिर सबसे उसे कम। कम। हम्म। हाँ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी जो होगी इंसुलेटर की होगी।
तो अब देखिए ये बंदा जो है ये बीच में मतलब इसका रेजिस्टिविटी भी कम है और कंडक्टिविटी भी कम है। तो ये इसलिए ये इसका बहुत ही यू वाइड वैरायटी ऑफ यूज। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी डिफरेंशिएशन डिफरेंट कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स का। अब सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका दो तरीके के सेमी कंडक्टर्स होते हैं। और वो जानने से पहले हम जान लें कि क्या होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप में आपके दो तरीके के बैंड होते हैं। एक तो होता है कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, और दूसरा होता है आपका वैलेंस बैंड। तो जो आपके बिल्कुल आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके होते हैं, वो आपके होते हैं कंडक्शन बैंड। और जो वैलेंस बैंड होता है जो आपका कोर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपका ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, और ये आपका आ गया कंडक्शन बैंड। ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। अब देखिए कि जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है ये है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड का, है नहीं? और हाँ सर। हाईएस्ट हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का। हम्म। तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। क्लियर हुआ? जी सर। अब इसमें आपका इसी एनर्जी गैप से भी डिफाइन करते हैं, एनर्जी गैप से भी हम डिफाइन कर सकते हैं आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है, और कौन सा आपका इंसुलेटर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर के केस में ये आपका आ गया, ये आ गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये आपका आ गया वैलेंस बैंड। तो ये देखिए कि ये आपका आ गया, ये मैं लिख दूं वैलेंस बैंड का ईवी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ओवरलैपिंग। देखा आपने कि इसमें ओवरलैपिंग है। हाँ सर। मतलब ये जो कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट वाला है, और वैलेंस बैंड का, वैलेंस बैंड का जो हाँ वैलेंस यस बैंड सर। ये हो गया वैलेंस बैंड। और ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो ये देखिए दोनों जो है ओवरलैप ओवरलैप कर। कर। तो ये आ गया आपका कंडक्टर्स। अब दूसरे केस में क्या आता है कि ये जो है आपका कंडक्शन बैंड है, और ये जो है आपका वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है ये आ गया आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट और लोएस्ट। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो गेट ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ही कम हो गया ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही कम है।
तो अब ये एनर्जी गैप जो है ज़्यादा होगा। तो अब आप एक बताइए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको में पार करने में ये गैप जो है वो मुश्किल होगा या आसानी हो? हम्म। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो मरियम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो मरियम। हेलो मरियम। अरे कहाँ चले गए आप? हेलो। हेलो मरियम, एक मिनट में चैट बॉक्स में लिखता हूँ। अच्छा, चैट में हमने लिखा है। ओ, आप सुन सकते हैं, हाँ। तो अब ये देखिए कि ये जो है एनर्जी, जब भी आपका करंट कब फ्लो करेगा? करंट तभी फ्लो करेगा जब आपके कंडक्शन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, तो उसको बोलते हैं आपका, तब आपका करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ आपके कंडक्टर्स में ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, वो आपका करंट पास करेगा। यहाँ देखिए, ये आपका जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हम ये कोशिश करेंगे कि ये एनर्जी गैप जो है वो हम चेंज कर सके, या एनर्जी गैप को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दें, तो पॉसिबल नहीं इंसुलेटर के केस में, क्योंकि एनर्जी गैप जो है बड़ा है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप बड़ा है, तो यहाँ पे नो करंट पास करेगा, तो इसलिए नो करंट, क्योंकि एनर्जी गैप जो है बहुत ही बड़ा है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के केस में, हम सेमीकंडक्टर के केस में इनिशियली तो कोई करंट पास नहीं करता, लेकिन ये हो गया कंडक्शन बैंड, और ये आ गया आपका वैलेंस बैंड। लेकिन इनके एनर्जी गैप जो है वो होता है छोटा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनको हम थर्मली या किसी भी प्रोसेस से एक्साइट करके यहाँ भेज सकते हैं। जब ये यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। ये जब यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा होल, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। तो सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप जो है वो छोटा होता है, मतलब लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम इसमें करंट मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये इसको जंप करा सकते हैं। ये इतना बैरियर जो है उतना बड़ा नहीं है, तो इसको जंप करा सकते हैं। तो ये है सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, बैंड गैप या एनर्जी गैप के बेसिस पे। एक तो डेफिनेशन है आपका रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, दूसरा है बैंड गैप या एनर्जी गैप के बेसिस पे। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ? हम्म। नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक तो आपका ऑफ, ऑफ है माइक आपका। अभी ऑन, हाँ।
अभी ऑन हुआ लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही। ओके। तो दो डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन, एनर्जी गैप वाले डेफिनेशन को हम लेते हैं और हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो तरीके का टाइप होता है। एक तो होता है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है आपका इम्प्योर, जो कि होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो आ गया आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? ये है आपका दो तरीके का, एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप क्या होता है आपका? एन टाइप नेगेटिव से मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंस, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। पी टाइप का मतलब है यहाँ पे आपका होल्स मेजॉरिटी में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, एन से नेगेटिव, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे आपका सिलिकॉन है यहाँ पे, और ये दूसरा सिलिकॉन है यहाँ पे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये शेड है ऐसे। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ऐसे शेड है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे शेड है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन ये ऐसे है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन। ये फिर इधर भी शेयर कर सकता है, और ये कुछ दूसरे से शेयर होगा। ये इधर भी शेयर कर सकता है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। और क्या बचा? ये। अब ये देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन शेड है सिलिकॉन के। कितने इलेक्ट्रॉन शेड है? ये मान लीजिए ये सिलिकॉन है, तो ये देखिए ये एक शेयर कर रहा है, दूसरा शेयर कर रहा है, तीसरा शेयर कर रहा है। फिर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही, अब आ रही। ठीक है। तो ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक, दो, तीन और चार। चार। चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका चार। और इसी तरीके से जर्मेनियम में भी होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं कि हम ये जो है जीरो जीरो डिग्री पे है, ये सारे हैं जीरो डिग्री पे, मतलब जीरो केल्विन। टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन। लेकिन हम टेम्परेचर थर्मली एक्साइट करके, थर्मली एक्साइटेशन से, मतलब टेम्परेचर जो है मान लीजिए बढ़ा दिया हमने। तो यहाँ से जो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। मान लीजिए मैं एक ही ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एक ही ड्रॉ करता हूँ, ताकि ये सेंटर वाला मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सिलिकॉन है। ये शेयर किया हुआ था इसने, ये शेयर किया हुआ था इसने, ये शेयर किया हुआ था इसने, और ये शेयर किया हुआ था इसने। तो ये वाला जो है, ये वाला जंप कर जाएगा यहाँ से, ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहीं पे चला जाएगा उसी लैटिस में, और यहाँ पे क्रिएट क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया,
सर और क्या यहाँ क्रिएट होगा? होल होल ओके, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब भी अपने जगह से हटता है तो वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है। टोटल चार्ज तो है वो जीरो ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के अपनी जगह से उठ के कहीं चला गया, तो वहाँ पे जो है इसने होल क्रिएट कर दिया। ये क्लियर हुआ? जी सर। अब ये जो है इसकी वजह से आपका एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है और यहाँ पे एक नंबर ऑफ होल पेयर्स आपका आ जाएगा। लेकिन इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ही अमाउंट ऑफ होल्स जो है बनेंगे। तो इस केस में इंट्रिंसिक केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होता है। और जो करंट होता है टोटल करंट, वो क्या होता है आपका? वो होता है इलेक्ट्रॉन करंट प्लस में होल करंट। तो ये है आपका ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे थर्मली हम एक्साइट कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दूसरा जो होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें क्या करते हैं हम कि हम इम्प्योरिटीज डालते हैं, हम डोपिंग करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जानने से पहले हम जान लें कि पेंटावेलेंट एलिमेंट्स क्या हैं। अब वेलेंट का मतलब क्या? तो जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी हो। हाँ, जिसमें वैलेंसी, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, हम्म। और पेंटा का मतलब पाँच। तो जिसकी भी पांच वैलेंसी हो, जैसे आ गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये सब, ये आपके क्या है आपके ये पेंटावेलेंट एलिमेंट्स। तो पेंटावेलेंट एलिमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, है या नहीं? हाँ। 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जब हम डालेंगे फिर से, वो हम बहुत बड़ा मतलब ये हो जाएगा। मान लीजिए कि वो इतना ड्रॉ करना फिर से, ये मान लीजिए ऐसा ही है, लेकिन मैं सेंटर वाला ड्रॉ कर देता हूँ खाली। तो यहाँ पे हमने पेंटावेलेंट का डोपिंग कर दिया। पेंटावेलेंट डोपिंग, पेंटावेलेंट डोपिंग किया तो ये मान लीजिए कि हमने फास्फोरस का रख दिया। फास्फोरस कितने शेयर कर सकता है? एक है, दो है, तीन है, चार है। तो ये सिलिकॉन से शेयर कर दिया, ये शेयर कर दिया सिलिकॉन से, ये शेयर कर दिया सिलिकॉन से, ये शेयर कर दिया सिलिकॉन से, ये शेयर कर दिया सिलिकॉन से। अब सिलिकॉन तो चार ही ले सकता है, तो बचा क्या? हाँ। एक इसके पास बच गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अगर ये वाला डोपिंग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो जो लैटिस है उसमें क्या बढ़ जाएगा? हम्म क्या बढ़ जाएगा बताइए? क्या बच गया? ये क्या बच गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया ना। हाँ सर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी ये जो है ये डोनर साइट हो गया। ये डोनेट कर सकता है, ये डोनर साइट, ये डोनेट कर सकता है। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो बड़ा होगा नंबर ऑफ होल्स से। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो जब अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं यानी नेगेटिव टाइप ज़्यादा है, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? हम्म कौन सा सेमीकंडक्टर होगा ये जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? अभी तो बात किया है कि, एन टाइप। इंट्रिंसिक। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप।
इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी। पी टाइप पॉजिटिव टाइप मतलब होल्स में। इंट्रिंसिक। हम्म। तो जब हम पेंटावेलेंट का जब एलिमेंट का जब डोपिंग करेंगे तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, यानी आपका डोनर साइट क्रिएट होगा। और वो जो डोनर साइट है, डोनर साइट की वजह से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल्स के। और इसी को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। किसका हमने डोपिंग किया? पेंटावेलेंट एलिमेंट्स का। उसी तरीके से जब हम ट्राईवेलेंट का करेंगे, ये वाला नोट जो है मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपसे रिवाइज कर सके। बस अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे इसको समझना है। तो ट्राईवेलेंट जो है, जैसे एल्युमिनियम हो गया वगैरह वगैरह, एल्युमिनियम हो गया। तो अगर इसको हमने ट्राईवेलेंट मतलब थ्री वैलेंस, तो ये अगर हमने इसका डोपिंग किया तो यहाँ पे ये तो तीन ही शेयर कर सकता है। ये जो आपका एल्युमिनियम है ये एक शेयर करेगा, ये आपका एक शेयर करेगा, और एक ये शेयर करेगा। ये जो है आपका है ही नहीं इसके पास होल्स है, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। तो अब ये केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स जो है वो बड़े होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक एक्सेप्टर साइट जो है, एक्सेप्टर साइट एक्सेप्टर साइट क्रिएट हो। और एक्सेप्टर साइट की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसी को हम बोलेंगे पी टाइप पॉजिटिव टाइप। यानी मेजॉरिटी जो है आपके, मेजॉरिटी आपके होल्स हैं पी टाइप में, मेजॉरिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं एन टाइप में। तो इसी को हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दोनों टाइप समझ में आए आपको? हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे आपका हम्म, और तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अब जो है दूसरा, इसका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया, और यहाँ पे एक और लेवल जो है डोनर लेवल, डोनर लेवल होगा क्रिएट, इसी को फर्मी लेवल बोलते हैं। इसके कंडक्शन बैंड के पास यहाँ पे डोनर लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी हमने क्या किया है, ये जो बैंड गैप था इतना बड़ा, उसको छोटा कर दिया है, इतना हो गया है, मतलब डोनर लेवल से बस इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। क्लियर हुआ? ये हो हाँ गया जी। आपका एन, एन टाइप। पी टाइप में क्या आता है कि आपका ये कंडक्शन बैंड है, और ये आपका वैलेंस बैंड है। यहाँ पे आपका एक लेवल क्रिएट हो जाएगा, एक्सेप्टर लेवल। यानी यहाँ से जो है होल्स जो यानी यहाँ से जंप कर सकते हैं और ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये गैप भी कम, तो यहाँ इस तरीके से आपका करंट फ्लो इंटर। कर सकते। तो ये दो टाइप हो गए। अब इन दोनों टाइप को हम जोड़ देते हैं, एन टाइप को पी टाइप से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया, पी टाइप को ऐसे डिनोट करते हैं, और ये एन टाइप को, तो इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड डायोड होता है।
इसका दो तरीके का बायसिंग होता है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग होता है और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है? जब पी कनेक्टेड होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी ये आपका पी एन जंक्शन है, इसको मैंने एज ए बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए कि पी टाइप जो है, ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप। तो ये पी टाइप जो है किससे कनेक्टेड है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। उसी तरीके से रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये जो आपका पॉजिटिव टाइप जो है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और नेगेटिव टाइप जो है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया रिवर्स बायस। ठीक है। पीएन जंक्शन का जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये आ गया आपका पी और ये आ गया आपका एन, पी और एन। तो यहाँ पे आपके होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और होल्स कम। तो क्या होगा कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल्स, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होल्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा ये जब इस तरफ जाएंगे। और यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से एक पोटेंशियल ऐसा बन गया, ऐसा करके ऐसा। ये पोटेंशियल जो है वो हो गया बैरियर पोटेंशियल, यानी ये फर्दर जो है मूवमेंट को ये रोकेगा। तो इसी को हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो इस तरीके का आता है, मतलब इस तरीके का करंट आता है। और रिवर्स बायसिंग में तो करंट शुरू में फ्लो नहीं करता है। रिवर्स बायसिंग में ये ऐसे जाता है और ये ब्रेक ब्रेक आता है। ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग, ये हो गया रिवर्स बायसिंग। यही है आपका। हाँ, रेक्टिफायर भी है लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ओके सर। और उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब जरा जो है हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस करना। ये कुछ कुछ जो इतनी जल्दी में हम लोगों ने किया, लेकिन कुछ तो आपको समझ में आया ना कि क्या एन हाँ टाइप है सर। क्या है। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो अभी मतलब क्लास के बाद फिर थोड़ा सा रिवीजन जी। कर लीजिएगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। और फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, इस तरीके से। जी। तो ओके, अब जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमने एटम्स में क्वेश्चन किया था पहले, कुछ क्या टाइप का क्वेश्चन किया था एटम्स में? हम्म पहले किया था एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और impact। ये टाइप के क्वेश्चंस किए थे, याद है ना? हाँ सर, थोड़े से किए थे ये वाले। हम्म एक तो ये वाला कि काइनेटिक एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इससे हम क्लोजेस्ट अप्रोच निकालते हैं। दूसरा था कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो था वो क्या होता है, बी जो होता है वो जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्वेश्चन किए थे हमने।
अब जो है हमें क्वेश्चन करना है बोर्स मॉडल पे। बोर्स मॉडल में हमने देखा था कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और ये आपका वेवलेंथ, अगर एनर्जी लेवल चेंज करता है तो ये आपका वेवलेंथ होता है। ये सब चीज़ें हमने किया था, है ना? और एनर्जी जो हाँ होता है सर। वो क्या होता है? -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है 0.529 A0 n² बाई z होता है। ये होता है, रेडियस ये होता है। और एनर्जी 13.6 -13.6। और एक और चीज़ किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सेम एज एनर्जी होता है। मेरे को कहाँ गया? हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सेम एज, बस पॉजिटिव, मतलब एनर्जी जो होता है नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में बस नेगेटिव साइन डाल देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 टाइम्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ें याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ। ये चीज़ याद रखना है। रेडियस जो है वो क्या है? A0 यानी R0 n² बाई z एंगस्ट्रॉम, यानी 0.529 × n² बाई z एंगस्ट्रॉम। उसके बाद फिर एनर्जी जो है वो क्या है? वो है -13.6 n² बाई z²। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया। Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ें याद रखनी। वेलोसिटी भी निकालना था हमने, और टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, अब ज़रा क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस किधर हैं? अच्छा। हम्म, हम्म, ये किधर से लगा? ये इधर क्यों घुस गया? इससे अच्छा है दोबारा भेज दो। हम्म। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं न्यूक्लियस वाला भी एक क्वेश्चन कर दूंगा, ताकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स बोर रेडियस इज 53, यानी जो हमने पढ़ा था कि 0.529 एंगस्ट्रॉम। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 5.3 × 10⁻11 मीटर्स, वही दिया हुआ। The atom is excited such that radius becomes 21.2 into 10⁻11 meters। तो अब जो है रेडियस कितना हो गया है? रेडियस हो गया है 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? वो होता है एन, जो लिखते हैं हम नंबर ऑफ शेल, वो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पता करना है, और क्या पता करना है, द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन दिस एक्साइटेड स्टेट। हमें एनर्जी पता करना है। हम्म अब हाँ द ग्राउंड ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन एटम दे रखा है, तो जेड कितना हो गया? हाइड्रोजन एटम है तो जेड कितना हो गया? जेड हो गया 1, प्रोटॉन नंबर 1, यानी जेड आपका 1। अब हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, 0.529 इंटू 10⁻⁴, 0.529 n² बाई जेड, यही होता है ना एंगस्ट्रॉम? फर्स्ट वाला आंसर 2 आएगा। अच्छा, आपने आंसर भी कलेक्ट कैलकुलेट कर लिया, क्या बात हम्म, है, यूज किया है आपने। जी। हाँ, यहाँ से एन पता कर लेंगे, एन जो होगा रूट ऑफ जितना भी, ये जेड तो 1। दूसरा एनर्जी जो है वो क्या होता है, -13.6 आपका Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये Z जो है, ये Z आपका 1 है, तो ये तो पार्ट टू गया आपका। क्या आ जाएगा, 13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने 2 निकाला है, तो ये 2 है तो कितना आ जाएगा, -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये कितना आ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, E2 लिखता हूँ। ये हो गया आपका आंसर, ये क्लियर हुआ? ये आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं? चल हो गया। हो गया। ओके। जी। अब ये इसको अगर एनर्जी वाला पार्ट नोट करना है, नोट के लीजिए। हो गया सर। हो गया। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला दोनों चैप्टर आपने प्रैक्टिस कर लिया? हाँ सर, कर तो लिया, सेकंड वाला दोबारा करना है मुझे, फर्स्ट वाला तो कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेकेंड वाला पोटेंशियल और ये सब अब उसमें कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब ध्यान देना है उसमें। ओके, तो एक ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन्होंने देखा है, फिर अब बोला हाइड्रोजन एटम। जैसे ही हाइड्रोजन एटम बोलता है, तो हमारा जेड जो है वो कितना हो जाता है, 1। तो हमारा एनर्जी जो है वो क्या है, वो है -13.6/n²। जेड जो है वो तो 1 फॉर हाइड्रोजन। 13.6 यस। हम्म अब इन्होंने बोला 13.6, किसका क्या? अभी तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो सर। काइनेटिक हम्म काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस ऑफ एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी है नहीं। यहाँ पे बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी E3 निकालना है, राइट। एन की वैल्यू हाँ। 3, एन की वैल्यू 3 है, तो यानी कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका -13.6 डिवाइडेड बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कितना आ गया ये, -1.5 समथिंग 3, या कितना आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये आगे आपका एनर्जी, और इसका हम इसको हम नेगेटिव कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्लियर हुआ। हाँ सर। दूसरा बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी आपका बोला है थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी E4, तो वो कितना हो जाएगा आपका -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, यानी -13.6/16। अब ये कितना आ जाएगा, अरे ये कितना होता है, -13.6 डिवाइडेड बाय 16, तो 0.85 आ गया, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ E4, यानी आ जाएगा 2 × -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या गया 0, 8 × 2 = 16, 17, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लियर हुआ। हाँ सर। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है, यानी डेल्टा ई जो है वो है आपका E g, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी ये आपका आ रहा है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, माइनस नहीं ग्राउंड स्टेट में आ रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट्स, है या नहीं। और हमने निकाला है ये आया है 0.85 होता है, ये -13.65, और प्लस ये आपका आ गया कितना आ गया, E4 जो है 0.85, यानी ये कितना हो गया 0, ये हो गया 5, और ये आ गया कितना, ये कितना आ गया 5, 15, 8, 7, और ये आ गया आपका 12.75 माइनस, ये इतना एनर्जी देना होगा। तो जो इतना एनर्जी दे देंगे इसको 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने अमाउंट का एनर्जी होगा। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी किसका होगा, जो वेवलेंथ होगा, यानी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी से वेव जो है प्रोपेगेट करेगा। एनर्जी आपके पास है, और एच सी है आपके पास, आप लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा जो होगा वो Hc/Δe। ये एच सी का वैल्यू कितना होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एच की वैल्यू होती है 6 पॉइंट कितना होता है एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट 10⁻⁻, 6 पॉइंट ये वैल्यूज याद माइनस रखना। 34। हाँ 6.6 × 10⁻⁻34, ये जूल्स में, ये जूल्स में, ये याद रखना है। और सी जो है वो कितना है, ये है आपका 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, डिवाइडेड बाई ये एनर्जी जो है आपका -12.7, माइनस नहीं पॉजिटिव लेंगे, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल्स में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में चेंज करना होगा, यानी 6.6 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸ और डिवाइडेड बाई 12.75 into 1.6 into 10⁻⁹ जूल्स। तो अब ये जूल्स में, ये भी जूल सेकेंड हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा वेवलेंथ मीटर्स में। ये क्लियर हुआ।
ये लंबा से कैलकुलेशन करना होगा। हाँ ओके, तो ये तो हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाले सेकंड क्वेश्चन को। सर। डन। ओके, ये वाला पार्ट भी आपने नोट कर लिया सारा। सर एक
सर हो गया। हो गया। अब जो ये देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ, मतलब इतना एनर्जी हम दे सकते हैं, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हम दे सकते हैं। और हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम दे देंगे तो वो बिल्कुल इन्फिनिट एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये होता है -13.6, ये होता है 3 पॉइंट, -3 पॉइंट कितना निकाला था हमने, 3 पॉइंट समथिंग निकाला था, जो भी निकाला था। तो उसमें हमने देखा था कि 10.2 आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस। यानी पहले एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड लेवल के बीच के जो डिफरेंस था वो 10.2। तो अगर 10.2 देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, पहले एक्साइटेड स्टेट में। उसी तरीके से अगर हम इसका जो एनर्जी लेवल हमने निकाला था वो कितना था, -1.51। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट था। तो अगर हम माइनस करें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -1.51, तो ये प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0, ये आ गया 9, ये आ गया आपका 550, और ये आ गया आपका 12। यानी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ ग्राउंड स्टेट है, ये आपका थर्ड स्टेट। फर्स्ट में मतलब सेकंड में पहुंचेगा ना। ये था आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका कितना है आपका, ये है आपका -3 पॉइंट कितना था, हाँ 4 था, सेकेंड स्टेट। 3.4 था, ये -1.51 था, ये 0.85 है। ठीक है। तो अगर मैं दूं 10.2 तो ये यहाँ पहुँचेगा। अगर मैं दूं 12.09 तो वो यहाँ पहुँचेगा। लेकिन अगर मैं दूं 13.6 माइनस दिस 0.85, तो ये कितना है, 5, ये कितना है, ये आ गया आपका 15, 8, 7, और ये आपका आ गया 12। तो 12.75 अगर मैं दूंगा तो वो पहुंचेगा कहाँ, थर्ड में। थर्ड स्टेट। लेकिन मेरे पास कितना है एनर्जी, मेरे पास है 12। 12। तो मतलब कहाँ तक मैं पहुंचा सकता हूँ, ये वाले एनर्जी सेकेंड बीम स्टेट। में पहुंचा सकता हूँ। तो वो जो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है वो कौन सा है इसका, सेकंड। सेकेंड। सेकेंड में पहुंचा सकते हैं। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमैन सीरीज, बार्मर सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स। तो लाइमैन सीरीज क्या होता है, वो होता है RH 1/1 माइनस ये होता है लाइमैन सीरीज, मतलब 1 पे जब जाता है सब, एन। और बामर क्या होता है, बामर होता है आपका जब 2 पे जाता है, एन से। तो पूछा है कि हाईएस्ट वेवलेंथ कितना हो सकता है। तो अगर हम तो इसको दो ही एनर्जी लेवल पे पहुंचा सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेवलेंथ कितना होता है, 1/λ जो है वो RH 1/1 माइनस ये आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1/λ जो होगा RH 1/1 माइनस 1/4। तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 3/4 है। तो ये आ गया 1/λ जो आ गया, ये आ गया RH 3/4। तो लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 RH। ये हो गया जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आ रहा है। क्लियर हुआ ये। हाँ सर। लेकिन अगर ये आए आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से आए अगर आपका, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से आए अगर आपका
ये लाइमन सीरीज जो है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से है, तो ये आ गया 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, फ्रॉम सेकेंड टू वन, थर्ड से ग्राउंड में जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RH, ये आ जाएगा 1/1 - 9, तो ये आ जाएगा आपका 1/λ जो होगा वो होगा RH, ये आ जाएगा 9/10। तो अब एक बात बताइए कि ये आ जाएगा लैम्डा आपका 10/9 RH। तो अब बताइए कि 4/3 बड़ा होता है या 10/9, कौन सा बड़ा होता है? हम्म, कौन सा वाला बड़ा होता है? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आ जाएगा 12/9। तो 12/9 जो है बड़ा होता है 10/9 से। तो अब ये देखिए कि ए वाला वेवलेंथ है 4/3 RH, ये वाला वेवलेंथ है 10/9 RH, तो कौन सा वाला बड़ा वेवलेंथ है? हम्म, कौन कौन सा wavelength है? ये वाला है ना, अभी देखा 4/3 बड़ा होता है, तो ये बड़ा वेवलेंथ है। हम्म, तो कौन सा वाला हेलो बड़ा सर, वेव? आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ 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 यार, तो ये आपका आया जब लोएस्ट एनर्जी लेवल से, जब 2 से 1 आता है तो वो आपका बड़ा वेवलेंथ होगा, जब 3 से 1 आएगा तो वो उससे छोटा होगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज जो होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। ये जब 2 से 1, मतलब जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो वो बड़ा वाला और ये छोटा वाला होगा। उसी तरीके से बामर सीरीज का भी आप देख लीजिएगा, तो ये टाइप के क्वेश्चन ही इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइडिया आपको क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके, और लास्ट में मैं न्यूक्लियर का एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट, वो आप देख लीजिएगा। वो कहाँ है? अच्छा, वो दूसरे इसमें है, तो मैं उधर से दिखा रहा था। हम्म, हम्म, बस आपको नंबर से याद होने चाहिए, अगर नंबर नहीं याद रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ये एटम, आयरन का एटम दे रखा है और मास ऑफ आयरन एटम दे रखा है यू में। तो यही वाला फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के लिए हमें ये सब चाहिए होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ न्यूट्रिजन, मास ऑफ ये। उसके बाद फिर ये डेल्टा एम निकल गया। अब ये देखिए यू में है, यू में है तो डायरेक्टली हम 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आ गया, और उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए हम उसके एटॉमिक का नंबर से डिवाइड डिवाइड कर देंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? जी सर, ले ली। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा।